हेलो एवरीवन, दिस इज सरमन टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं, कंपनी के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी लॉ का सिलेबस है, इवन मैं ये कहूँ कि कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस है ये। ठीक है, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आता है, आप चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सभी का जो मोस्ट ऑफ जितना भी सिलेबस होता है वो हमने कवर किया हुआ है। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। हमने टाइप ऑफ कंपनी में डिस्कस किया, प्राइवेट कंपनी फॉर्मेशन के स्टेप होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन क्या है, फॉर्मेशन का अलग से चैप्टर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन उसके बाद आर्टिकल, एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस, देन इशू शेयर एंड स्टॉक, देन उसके बाद शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट, देन फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। भाई, डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि शेयर तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी एक पैसे का सोर्स है। इसी तरीके से डिबेंचर्स की भी कुछ फीचर्स होती हैं जिसके बेसिस पे आज ये चैप्टर हम करने वाले हैं, और जरूरी है समझना क्योंकि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आता है, कंपनी लॉ के अंदर भी आता है, इवन फाइनेंशियल जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वहां पर भी आपको वहां पे कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा। सो डिबेंचर को समझते हैं बहुत इन डेप्थ में। देखिए, हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। सबके अंदर हमने यही देखा है कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमें किस चीज की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है? फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स इन द सेंस मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं आप सभी को कहूँ कि अगर आपके घर में प्रोग्राम है, या मैं कहूँ कि आपके घर में शादी है, ठीक है, शादी के लिए आपने कहा कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो मुझे चाहिए ही चाहिए इस पूरी शादी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो किसी भी तरह की रुकावट ना आए, हर काम स्मूथली चलता रहे, तो मेरे पास प्रॉपर क्या होना चाहिए? भाई, मेरे पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, है ना। बट भाई मैंने देखा तो भाई मेरा बैंक बैलेंस जो है वो तो भाई बहुत ही कम है। मैंने देखा बैंक में तो केवल 6 से 7 लाख ही रखे हैं। ठीक है, मेरे को बैंक जो है लोन कितना प्रोवाइड कर सकती है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं कि कंपनी के अंदर कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट हुई तो कंपनी भी ऐसे ही चेक करेगी। पहले हम नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। अब उसने देखा कि भाई 5 से 7 लाख मेरे बैंक में है और मैं क्या कर मुझे क्या करना है, बैंक मुझे लोन कितने का दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक का दे सकती है। भाई ये तो केवल 17 लाख ही तक अरेंज हुए, बाकी के जो बचे 8 से 10 लाख रुपए वो कहाँ से अरेंज होंगे? तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने रिलेटिव्स को देखूंगी या फिर अदर सोर्सेज को देखने वाली हूँ? यस या नो? या कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, बैंक फिर मुझे और एक्स्ट्रा लोन दे सकता है। मेरी अमाउंट को देख के तो इतना ही दे पाएगा, बट मैं अगर मैं कोई भी चीज एज अ सिक्योरिटी में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। मैम समझ नहीं आया सिक्योरिटी क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्लाट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक कहते हैं ना कि हमारे पास एक प्लॉट रखा है, वो हमारे नाम है, बट उस प्लॉट से कोई इनकम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? उस प्लॉट को गिरवी रख देंगे बैंक के पास कि बैंक बैंक हमें लोन दे दीजिए और आपके पास ही हमारा प्लॉट है, इसको एज ए सिक्योरिटी रख लीजिए कि अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊं तुम इस प्लॉट को बेचकर पैसे कवर कर लेना। बैंक कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपका प्लॉट एज ए सिक्योरिटी रख लिया है, इस प्लॉट को एज अ सिक्योरिटी हमने रख लिया है। उस सिक्योरिटी को हम तब सेल आउट करेंगे जब आप अपने पैसे को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे। क्या इतना समझ में आया? सेम इस तरीके से भाई कंपनी भी यही करती है। कंपनी पहले अपने इंटरनल सोर्स को देखेगी। इंटरनल सोर्स मैम कौन से होते हैं? भाई इंटरनल सोर्स होते हैं कि अपनी पॉकेट के बारे में, मींस कि मेरा जो रिजर्व है, मेरे पास जो रिजर्व है और मेरे पास जो भी मैं कहूं कि मेरी रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग क्या होती है कि जो हम प्रॉफिट कमाते हैं ना बच्चे, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं एज ए तौर पर डिविडेंड, और कुछ हिस्सा हम बचा कर रख लेते हैं, उसे बोला जाता है रिटेन अर्निंग बोला जाता है। तो कंपनी पहले क्या करेगी? अपने इंटरनल सोर्सेज से चेकआउट करेगी कि हाँ जी मेरे पास है या नहीं है पैसे, फिर वो क्या करने वाली है? अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसे मंगवाएगी। मैं क्या, ओ मैम ये तो हमें पढ़ा पढ़ा लग रहा है कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमने शेयर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, हमने इवन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में भी यही एग्जाम्पल लिया था। यस बच्चे, ये वही एग्जाम्पल है। तो मैम हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है? सबसे पहले मेरे पास शेयर है, ये शेयर हमने टॉपिक कर लिया, बिल्कुल कर लिया। आज जो टॉपिक है वो डिबेंचर्स के ऊपर है कि डिबेंचर्स के थ्रू कैसे हम पैसे को रेज करेंगे, ये हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तक तो माइंड में क्वेश्चन ही है। फिर हमारे पास आ जाता है बैंक के बारे में कि भाई बैंक से हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से भी हम पैसे को अरेंज कर सकते हैं।
समझ में आया नहीं आया? सो डिबेंचर्स भी क्या है बच्चे, आपका एक लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने का एक साधन है। मैम ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ये तो जैसे कि हमारा शेयर में था वैसे ही है। हाँ जी, इसमें भी क्या करने वाली है कंपनी, क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पर कंपनी है, कंपनी ने कहा कि भाई मेरी कंपनी के डिबेंचर्स है 10,000 डिबेंचर्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, इन डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर सकती है। सेम एज इट इज प्रोसेस कि हाँ जी इंटरेस्टेड है तो इनको ऊपर आप क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा, और आपको क्या मिलने वाला है, एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और उस सर्टिफिकेट्स के ऊपर हर इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी, किस कंपनी का डिवेंचर है, किस डेट को इशू हुआ, कितनी आपने शेयर डिवेंचर्स को होल्ड किया है, बार बार शेयर आ रहा है क्योंकि अभी हमने थोड़े दिन पहले शेयर का ही तो चैप्टर किया है ना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि सेम प्रोसेस है जैसे डिवेंचर और डिवेंचर का था, बट फिर मैम फर्क क्या है, ध्यान से सुनो। देखो डिवेंचर्स वालों को, जो भी पर्सन डिवेंचर्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी उन इन्वेस्टर्स के द्वारा दिए गए पैसे को एज अ लोन समझती है। मैम लोन समझती है? हाँ जी बेटा लोन समझती है। तो दैट मीन्स कि हम उस कंपनी के क्या हुए, अगर तुम्हारा पैसा लोन समझा तो तुम उस कंपनी के क्या हुए बेटा, क्रेडिटर्स हुए। ओके, मीन्स कि जिसको कंपनी को एट द एंड में कभी ना कभी पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स इनकी क्या है, एक मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी डेट इन द सेंस कि भाई इनको कभी ना कभी कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल 2020 में किसी कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगाया था, मैं क्या ठीक है सर, अब आपने कहा कि ये पैसा कंपनी भाई तुम 5 साल तक यूज कर सकती हो, 1/4/2025 में इस पैसे की आपको पेमेंट करनी है। कहते अच्छा जी, तो यहाँ पे ये 1/4/2025 है ना, ये मैच्योरिटी डेट है जिस दिन आपका पैसा आपके पास रीपे हो जाएगा। कहते ठीक है, पहली बात तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको क्या माना जाएगा बच्चों, क्रेडिटर्स माना जाएगा बैंक उसे, क्यों, क्योंकि लोन ट्रीट करती है, और दूसरा इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। ओके मैम, जैसे हमारे पास शेयर के ऊपर हमें क्या मिलता था मैम, हमें डिवेंचर्स और डिविडेंड मिलता था। कहते ओके, क्या मैम इसके ऊपर भी कुछ मिलेगा? हाँ जी बच्चों बिल्कुल मिलेगा। ये कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको विद रिस्पेक्ट आपको क्या मिलने वाला है, एक रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट किसकी इनकम है, क्योंकि जिसको मिलेगा उसकी इनकम है। इनकम किसकी है, इन्वेस्टर्स की है। ये खर्चा किसका है, कंपनी वालों का है। सो मैं आपको दोनों की ट्रीटमेंट बताती हूँ। जो ये इंटरेस्ट है ना बच्चे, इंटरेस्ट एक की तो इनकम है और एक के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। अच्छा ये बताओ एक्सपेंस किसके लिए है मैम, कंपनी के लिए है। इनकम किसके लिए है, पर्सन के लिए है। तो पर्सन के कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में चला जाएगा, और एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। क्या इतना समझ में आया, लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा? कहते बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बच्चों, आपका लॉन्ग टर्म का एक और साधन है डिवेंचर्स, कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसे को रेज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, पांचवी बात जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ये एक ऐसा फंड होता है, इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, जो इंटरेस्ट लिखा हुआ ना इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। फिक्स्ड कितना, कैसा होता है ये, फिक्स्ड होता है। फिक्स इन द सेंस कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। अब देखो मैंने ये लिखा है ना, रीजन है ये मैंने लिखा है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो खर्चा दिखाना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट होता है। याद हो तो अगर आपने +1 या इवन आपने बीकॉम के फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया होगा, पार्टनरशिप वाला चैप्टर, और पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, याद है? तो चलो फिर बहुत बढ़िया। इनकी एक रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है। ये बच्चे आपके सिक्योर्ड डिबेंचर भी हो सकते हैं और आपके अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं, बट मोस्टली आपके अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड दैट मींस जो भी पर्सन इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है वो
केवल और केवल किस पर्पस से लगा रहे हैं कि इस कंपनी की जो रेपुटेशन है, ठीक है, और कंपनी की जो अपने पास इमेजेस है वो बहुत बढ़िया मार्केट में चल रही है, जिसके बेसिस पे हम पैसा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसिक्योर्ड है ये, मींस कि अगर पैसा डूब जाता है तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट उसकी अगर कंपनी ने अपना वैलिड रीजन दिखा दिया कि भाई हम क्या है, इनकैपेबल है। सिक्योर्ड का मतलब हुआ कि जब कोई कंपनी अपने, जैसे आप बैंक से जब लोन लेते हो ना, बैंक वाले, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में कि बैंक में आपने अपना प्लॉट के कागज रखे, और प्लॉट के कागज आपने बैंक में इसलिए रखे क्योंकि बैंक आपको लोन दे देगा। इन केस आप ये पर्सन है और वो बैंक का जो आपने लोन लिया हो पे करने के लिए इनकैपेबल हुआ इन द नेक्स्ट ईयर, तो बैंक क्या करने वाला है, इस प्लॉट को क्या कर देगी, सेल कर देगी, और इससे जो भी पैसा आएगा उससे अपने 10 लाख रुपए को कवर कर देगी। समझ में आया। और हमेशा कोलेटरल सिक्योरिटी उतनी होती है, जो आपके जो अमाउंट होती है ना, हमेशा उससे ज्यादा होती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजें में क्या होती है, उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है ना, तो इस वजह से उनकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैंने कहा कि अगर आपके डिवेंचर सिक्योर्ड है, मींस की कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखी होगी, मींस की ये कहेगा, कंपनी कहेगी कि शेयर होल्डर, मींस की डिवेंचर, सॉरी बार बार शेयर होल्डर आ रहा है, ठीक है, ये डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं, जो डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 6th पॉइंट हमारे पास ये हो चुका है। 7th पॉइंट क्या था, अभी सिक्योर्ड समझा रही थी मैं कि सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि इन केस कंपनी ने कहा कि भाई ये लो फैक्ट्री, और फैक्ट्री में आपको गिरवी रखता हूं और आप मुझे पैसे दो, इन केस कंपनी पे करने के लिए इनकेपेबल हुई, तो क्या करेंगे, इनके पास पूरा राइट है, या तो इसको सेल करके अपना पैसा कवर कर ले, या फिर इसी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर दे। क्या पता इसी फैक्ट्री के अंदर ये इन्वेस्टर अपना काम करना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब ये फैक्ट्री अब कंपनी की नहीं रहेगी, अगर वो कंपनी क्या है, उनका पैसा देने में असमर्थ रही। क्या इतना समझ में आया कि डिबेंचर्स होते क्या है बच्चों, क्लियर है। तो चलो अब बड़े कंसेप्ट के ऊपर देखो क्या कहता है कि debentures are the one of the frequent use method by which a company raise the long term funds रेज करेगी, जो कि कंपनी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है, लोन रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी ने लोन लिया है, और आल्सो आस्क टू बी द डेट कैपिटल कहेंगे, और इनके ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, और उसके ऊपर कॉमन सील लगी होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि सारी की सारी डिटेल लिखी होती है कि हाँ जी ये कंपनी क्या है, इस डेट को इशू किया है, इस पर्सन को किया, इतनी क्वांटिटी है, इतनी मैच्योरिटी डेट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक चीज होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि जो आपको एक फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट मिलता है ना, स्पेसिफाइड रेट, उसे हम कूपन रेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो रेट थी ना बेटे, इंटरेस्ट रेट, इसको हम कूपन रेट भी कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ द डिबेंचर्स कैसा होता है भाई, मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी डेट अभी बताई, मींस की जिसकी डेट होती है कि हाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मुझे मेरे पैसे वापिस मिलेंगे, उसे बोला जाता है मैच्योरिटी, क्लेम ऑन द इनकम्स। ये बात और समझ लो। अब देखो ये प्रॉफिट में से चार्ज की जाती है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सेल्स होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिर हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मैं रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ध्यान 2 सेकंड मुझे दो। फिक्स कॉस्ट होती है, देन उसके बाद मेरे पास क्या होती है, अर्निंग बिफोर आफ्टर, एक सेकेंड, आईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंटरेस्ट को माइनस करती हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, टैक्स ईबी टी आता है, देन यहाँ से मैं टैक्स को माइनस करूंगी, देन यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन मैं यहाँ से डिविडेंड माइनस करूंगी, देन जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल फोकस के देखो, यहाँ पे मेरी जो अर्निंग है ना वो है, ये इंटरेस्ट पता है किसके ऊपर है, ये इंटरेस्ट आपका डिबेंचर्स के ऊपर है, और बैंक से जो पैसा लेते हैं वो उनके ऊपर है, बैंक से जो लोन लिया है इनके ऊपर कंपनी वालों को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, राइट।
इंटरेस्ट पे करना पड़ता है नहीं पड़ता। फिर जो पैसा बचेगा उसमें से फिर हम क्या करने वाले हैं, टैक्स की पेमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर जो पैसा बचेगा फिर हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डिविडेंड है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनका ऊपर जो डिविडेंड देना होता है कंपनी को वो है। फिर जो बैलेंस यहाँ पे जो बचने वाला है बेटे उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फिर पैसा किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पेमेंट हम डिबेंचर्स वालों को दे रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम इक्विटी वालों को। इसकी जो बैलेंस बचेगा क्या पता बचे भी ना, है ना। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट की बैलेंस, इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, या फिर आपको अगर मैच्योरिटी डेट पे आपका जो लमसम है वो क्या करना किसकी पेमेंट पहले होगी, डिबेंचर्स वालों की पहले होगी, बाद में प्रेफरेंस फिर इक्विटी। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर क्लेम ऑन इनकम कैसे है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है और किससे पहले मिलेगा, ये हमेशा आपके प्रेफरेंस और डिविडेंड से इक्विटी से पहले मिलता है। देखो इन द अदर वर्ड्स कंपनी मस्ट बी पे द इंटरेस्ट इवन इट हैज नो अर्निंग और इनकर द लॉस। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा कहाँ से चार्ज की जाती है, प्रॉफिट में से चार्ज की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ओके जी। नेक्स्ट आता है कि इन केस ऑफ द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, अगर भाई कंपनी इंटरेस्ट देने में इनकेपेबल है तो डिबेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट में मूव कर सकते हैं। भाई कोर्ट ये भाई हमारा पैसा नहीं दे रहा, हमारा इंटरेस्ट रेगुलर नहीं दे रहा, ना ही हमारी रीपेमेंट की कर रहा, तो कोर्ट से कंपलसरी एक नोटिस इशू करवा सकते हैं कि कंपनी को बंद किया जाए और जितनी भी एसेट्स होने वाली है उनको सेल करेंगे, और सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगी सबसे पहले पेमेंट इनका होगा। क्लियर है, समझ में आया। एसेट्स के ऊपर भी देखो, एसेट्स के ऊपर भी सबसे पहले इनका ही क्लेम होता है, फिक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर सिक्योर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको बोला कि फैक्ट्री सिक्योर्ड है, तो कंपनी उसको बेच ही नहीं सकती भाई, कि जो क्योंकि वो किसको सिक्योर्ड किया हुआ है, डिबेंचर्स को किया हुआ है, कि कंपनी पे नहीं कर अपने पैसे नहीं दे पाई तो फैक्ट्री उनके नाम हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी, इसके डिबेंचर्स बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं, बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरीके का होता है, एक स्पेसिमेन है, आप इसको देख सकते हैं। डिबेंचर ऐसे होते थे पहले, बट आजकल तो क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केट होने के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। कंट्रोलिंग पावर होती है, कंट्रोलिंग पावर बेटे तब आएगी जब ये कह रहे हैं ना कंपनी वाले कि भाई अभी रुक जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, आप ऐसे करो, इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वैसे नॉर्मली कंट्रोलिंग पावर नहीं होती इनकी। कंट्रोलिंग पावर किस किस की होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। प्रेफरेंस की तब होती है जब उनका 2 साल के आपने डिविडेंड ना दिया हो, तब उनकी कंट्रोलिंग पावर उस कंपनी के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। बट डिबेंचर्स होल्डर की भी ऐसा ही है कि भाई आपने अगर उनका पैसा लगातार नहीं दिया जैसे जैसे पे करना चाहिए था आपको, तो क्या करेगी कंपनी, उनको एज अ कंट्रोलिंग पावर उनको वोटिंग राइट देना शुरू कर देगी, ठीक है। ये तो एक्सेप्शनल केस है, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। समझ में आया, क्या इतना समझ में आया कि हाँ जी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी की, सॉरी डिबेंचर्स की, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। मींस कि हमारे जो पार्ट्स है टॉपिक नंबर 3, हर टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब देखो चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपके सभी सब्जेक्ट्स में आएगा, सो दैट्स अ रीजन, राइट। सो थोड़ा पेशेंस रखना, 1 बाय 1 डेली बेसिस पे आपको नजर आ रही होगी, बैक टू बैक सभी वीडियोस आ रही है कंपनीज लोग की। सो इनको आप देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। सो चलो, ओके, अब टाइप ऑफ कंपनी की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंपनी क्या है, टाइप ऑफ कंपनी में क्या कहता है बेटे, सॉरी कंपनी नहीं है, डिबेंचर्स। देखिए तो टाइप ऑफ डिबेंचर्स की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डिबेंचर्स क्या है, हमने डिबेंचर्स के फीचर्स डिस्कस किए नहीं किए, अब टाइप ऑफ डिबेंचर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो टाइप डिबेंचर्स की फीचर्स क्या थी कि मैम ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, कंपनी यहाँ से पैसा रेज करेगी तो लंबे टाइम के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है, बट कंपनी कहीं ना कहीं उस पैसे को एज अ लोन ट्रीट करती है। क्या बताया था, लोन ट्रीट करेगी
तो क्या होना पड़ेगा, कंपनी जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स है तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या होगा कि हाँ इतने ड्यूरेशन के बाद इनकी नेसेसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कंपनी को इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो भी पर्सन इन डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को हम डिबेंचर्स होल्डर्स कहते हैं। राइट, ओके जी। तो यहाँ पर देखो बेटा कैसे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर डिबेंचर्स है या फिर हमारे पास अनसिक्योर डिबेंचर्स है। फिर आ जाता है मेरे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड द बैरियर डिबेंचर्स, सॉरी बैरियर नहीं, बियरर डिबेंचर्स। नेक्स्ट जाता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। वन बाय वन समझे, समझो। चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर इसको मैं इस एग्जांपल को मूव करती हूँ मैं। ओके, देखिए मेरे पास एक कंपनी है जो कि क्या करना चाह रही है, पैसे को, जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक वालों से क्या कहते हैं कि हाँ जी हमको लोन चाहिए, कहते हैं नहीं कहते, कहते बैंक हाँ जी हम आपको लोन देंगे, जरूर देंगे। यहाँ पर क्या है, आप खड़े हैं तो बैंक कहते हैं कि हाँ जी कितने का लोन लेना है, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो 5 लाख का लोन लेना है, बैंक कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल देंगे, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 5% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देंगे, पर्सन बिल्कुल एग्री है। कहते बस यही देना है, कहते नहीं नहीं आप, भाई मुझे क्या पता कि तुम मेरा पैसा कब दोगे, मैंने कहा कि 2 साल में दोगे, क्या पता तुम्हारी सिचुएशन ही ना हो जाए कि पे कर सको, या फिर तुम्हारी डेथ हो जाए, या फिर तुम कहीं और चले जाओ, भाई मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा भाई, ऐसा मतलब कह सकते हैं ना, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर यही बात है कि जो पर्सन है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो मेरे को पे करेगा या नहीं करेगा, कि अगर नहीं किया तो वही बैंक वालों को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक वाले कहते हैं कि सर देखिए बुरा मत मानिए, आप ऐसा कीजिए, आप पैसा ले लीजिए 5 लाख, ओके ये तो आपको पैसे की सर्विस है, अगर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं चले गए तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई ऐसी आइटम हमारे पास गिरवी रख दीजिए कि इन केस अगर आप पे ना कर पाए तो, या आपकी डेथ हो गई तो वो पैसा कम से कम हम कहीं से तो कवर कर लेंगे ना। कहते अच्छा तुम एज अ सिक्योर हो रहे हो, मैं क्या हाँ जी। तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री को पर्सन ने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया, फैक्ट्री को मतलब उठा के फैक्ट्री लेके गया, नहीं फैक्ट्री के कागज लेके गया, डॉक्यूमेंट्स लेके गया, तो उसके पास सबमिट करवा दिया। अब इन केस ये पर्सन पैसे दे देता है तो क्या होगा, फैक्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले इसको क्या करेंगे, फैक्ट्री को सेल आउट करके क्या करने वाले हैं, पैसे को कवर करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। सेम एज इट इज आप यहाँ पर एज इसको कंपनी मान लीजिए, ये कंपनी है और इधर साइड क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। अब भाई कंपनी के अंदर ये सारे के सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टर्स का क्या कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ जी कंपनी है मेरा पैसा वापस दे देगी। तो कंपनी क्या करती है, अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट, अपने कुछ कोई भी एसेट्स उनको गिरवी रख देती है कि हाँ जी अगर कंपनी कैपेबल नहीं हुई तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री को सेल आउट करके अपने पैसे को कवर कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई फैक्ट्री ना बेचे, उसी में काम करना शुरू कर दे कि, बट हाँ कंट्रोल कंपनी के पास से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, समझ पा रहे हैं। तो इसे बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। जब कोई पर्सन, जब कोई इन्वेस्टर्स इनके इस कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो इनको एक रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो मिलता है। अब जैसे इसको भी तो रेगुलर बेसिस पे 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना पर्सन को। यहाँ पर कंपनी पैसे अरेंज कर रही है तो कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट, और सिक्योरिटी कौन देगा, कंपनी देगी, क्योंकि जो पैसा अरेंज कर रहा है उसे एज अ सिक्योर करना पड़ेगा नेक्स्ट पर्सन को कि हाँ जी हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स यही होते हैं। अब देखो जो चीजें सिक्योर्ड ज्यादा होती है, रिस्क कम हुआ। अब पहले मुझे बताओ इन्वेस्टर्स का रिस्क कम हुआ या नहीं हुआ, मैम बिल्कुल कम हुआ। क्योंकि अगर चलो मान भी लेते हैं, एक बार सोच भी लेते हैं कि कंपनी चली जाएगी, पैसे नहीं देगी, तो क्या होगा, हम तो सिक्योर है ना। तो इस केस में जो आपका रिस्क जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, कम होता है। और जो आपकी रिटर्न होती है, रिटर्न इन द सेंस जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो भी लो होता है। आपको पता है रिस्क और रिटर्न में आपका रिलेशन कैसा होता है, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, राइट। यहाँ पे आप कोई ना कोई एसेट्स होती है उसे एज ए कोलेटरल रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, सिक्योर्ड डिबेंचर्स में। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है,
कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज अ सिक्योरिटी में, बट पैसे क्यों लगा रहे हैं फिर मैम? भाई पैसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस कंपनी की क्या है, रेपुटेशन है, इस कंपनी की क्या है, मार्केट में अच्छी इमेज है, इस कंपनी की मार्केट में अच्छी गुडविल है। उन सभी चीजों को देखकर ये इन्वेस्टर के सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके पास किसी भी तरह का सिक्योर्ड पॉइंट नहीं होता है और वो उस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो उसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहेंगे। ठीक है, अब वहां पर देखो इनका रिस्क कैसा है, ज्यादा है, तो रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई एसेट सिक्योरिटी में नहीं होने वाली। क्लियर है? अभी मैं पढ़ाऊंगी, मैंने नीचे शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, इन डेप्थ में भी लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है कि जो कि बैक्ड होते हैं, जिसकी मतलब बैकअप कहते हैं ना, हमारा बैकअप है। ठीक है, स्पेसिफिक एसेट्स के थ्रू एज ए कोलेट्रल जो होती है, द डिबेंचर होल्डर हैव अ क्लेम ऑन द स्पेसिफिक एसेट्स यूज एज अ कोलेट्रल। वो क्लेम कर सकता है कि हाँ जी वो मेरी एसेट्स है, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, या फिर इनकी कंपनी पे नहीं कर पाई तो उसको मैं सेल करके अपना पैसा कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे रिस्क क्या होता है, लो होता है, लोअर इंटरेस्ट होता है। जस्ट अपोजिट आपका अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जो कि नॉट बैक्ड बाय द स्पेसिफिक एसेट्स, किसी स्पेसिफिक एसेट्स के थ्रू वो सपोर्टिव नहीं होते। ये केवल कंपनी की रेपुटेशन, क्रेडिट वर्दीनेस और इन सभी के बेसिस पे वो क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। मैम क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी को उधार समान, जैसे आप अपने दोस्त को देते हो, अपने फ्रेंड को देते हो कि ये ले कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे पता है दे देगा, मुझे पैसे पता है। अब आपको ये पता है कि वो पर्सन क्या करने वाला है, पैसे दे देगा। आपको ये पता है कि पैसे, आपको क्या पता है कि हाँ उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट पर्सन क्या करने वाला है, मुझे पैसे दे देगा, तो आपको उसके ऊपर भरोसा है ना। क्रेडिट वर्दीनेस यही होती है। ठीक है, कोई कोलेटरल नहीं होती, हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न इंटरेस्ट रहने वाला है। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट जाता है रजिस्टर्ड एंड बियरर जो डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है, जिसकी कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, मींस की हर चीज लिखित में होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ रिटन फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई वेंचर्स, कोई भी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो क्या होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हर एक चीज लीगली होने वाली है, हर चीज लिखित में होने वाली है। इसका फायदा बताऊं क्या है, कि इसको आप इन केस आप ना गुम हो जाए, ये जैसे डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, तो क्या होने वाला है, अगर जिसको मिलेगा ना उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। पता है आपको, पता है? जैसे कि अगर कोई डीएमसी, ठीक है, वो गुम हो जाती है, उसको रिसीव करने का उसको कुछ किसी को फायदा नहीं, क्योंकि उसमें जितना भी कागजी कार्रवाई हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, वो सब चीज होने वाली है। अगर कोई अल्टर करना भी चाहेगा, पहले मेरे से परमिशन लेगा, ओटीपी लेगा, लेगा ही नहीं लेगा। सो सेम इस तरीके से यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है, तो अगर कि आपने उसको सेल आउट करना है तो वो भी प्रोसेस से होगी कि हाँ जी मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो प्रोसेस होगी, हर सारे के सारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस होंगे। पर बियरर जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है, उसके पास ही उसी पर्टिकुलर डिबेंचर्स का राइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने, मान लीजिए आपने गाड़ी की सर्विस करवाई, ठीक है, गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आप गए और वहां से रिसिप्ट क्या हुई है, क्रिएट हुई है कि हाँ जी फलाना फलाना नाम है, ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें ये इतने अमाउंट का आपको पेमेंट करनी है, इस डेट को लेके जाने हैं। अगर मैं नहीं जा रही, ठीक है, अगर मेरे कजन जा रहे हैं लेने के लिए, तो अगर मैंने उसको उनको रिसिप्ट दे दी ना, तो वो उनको भी दे देंगे वो गाड़ी, राइट। तो यहाँ पे होती है जो इजिली ट्रांसफरेबल होती है, बेरर डिबेंचर इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन ऑन द बेसिस ऑफ द रीपेमेंट के बेसिस पर। रीपेमेंट का मतलब क्या है कि भाई जिनका एक मैच्योरिटी डेट होता है, हाँ जी इस टाइम पर इनकी पेमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया कि अगर मुझे पता है कि हाँ मेरा जो डिबेंचर्स मैंने कंपनी के अंदर पैसा जब लगाया था ना, वो तारीख थी 1/4/2020, और मैंने कहा था कि कंपनी तुम मेरा पैसा ना 5 साल तक यूज कर लो, कहते ठीक है, तो इसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब 2025 आएगा तब आपको उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट भी मिलेगी। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे?
ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगी तो क्या होने वाला है, ये एक प्रीपे डेट है कि जिस दिन आपको आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापिस मिल रहा है उसे बोला जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या बोला जाता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने पैसा लगाया इस तारीख को और मुझे भी नहीं, मैंने ऐसे कहा कि हाँ जी जब तक कंपनी है तब तक चलती रहेगी, और कंपनी की क्या फीचर पड़ी थी, कंपनी की क्या फीचर पड़ी थी, जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन। देखो डेफिनेशन में भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था कि कंपनी हमारी क्या होती है, कंपनी हमारी क्या होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन होती है कि कंपनी कंटिन्यूस लेवल पे चलेगी, अनगिनत सालों तक चलेगी, मुझे भी नहीं पता कब खत्म होगी। तो इरिडीमेबल जहां पर आपकी लगाए हुए पैसे को वापिस आने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आपको केवल रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, रीपेमेंट तो कंपनी जब बंद होगी ना तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ओके जी, नेक्स्ट जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन। मैम कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन होता है कि आप डिवेंचर से किस में कन्वर्ट हो सकते हो, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। आप एक पर्टिकुलर टाइम होने वाला है, पर्टिकुलर टेन्योर होने वाला है, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप ऐसे, इनके ना टर्म कंडीशन होती है कि आप कन्वर्जन ले सकते हो, बट वो आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, जब आपको अलाउड ही नहीं है कि हाँ जी आप क्या कर सकते हो, अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आपको अलाउड ही नहीं होता तो वो नॉन कन्वर्टेबल। क्या ये सभी के सभी टाइप समझ में आए, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनके अंदर क्या लिखना है। देखो शॉर्ट में आप लिख सकते हो नॉट बैक हाई रिस्क प्लान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बट हाँ रिडीमेबल देखो क्या लिखा हुआ है, दैट हैव अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट एट अ पॉइंट द इश्योर दैट मीन्स जो कंपनी है जिसने पैसा रेज किया था, ठीक है, इज ऑब्लिगेटेड, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पे करे क्या, डिवेंचर्स को उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा डिवेंचर होल्डर्स को, टू द डिवेंचर्स होल्डर्स। द डिवेंचर्स कैन बी ऑफनली इज अ रीपेड बाय द इश्योर बिफोर द मैच्योरिटी डेट अंडर द सर्टेन कंडीशन। ये कह रहे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे एग्जांपल में 1/4/2020 को मैंने इन्वेस्ट किए, 1/4/2025 को मैंने क्या किया, मेरे को रीपेमेंट डेट है, क्या पता भाई उससे पहले 2024 में मेरे को ये पैसा मिल सकता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिनारियो के ऊपर, ठीक है। बट हाँ ये कंपलसरी है कि इस तारीख से पहले पहले आप दे सकते हो रीपेमेंट, बट इसके बाद देना, दैट मीन्स पेनल्टी ऊपर आपके लगने वाली है, मीन्स की कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट हमारी स्पेसिफाइड होती है, कॉल प्रोविजंस होते हैं, मीन्स की एक ऑप्शन होता है कि हाँ मैच्योरिटी डेट से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, उनको रिडीम कर सकते हैं, रिडीम दैट मीन्स रीपे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी का दैट मीन्स अब देखो मुझे पता है कि मेरा पैसा जो मैंने 2020 में लगाया था मुझे अब इस साल मिलेगा, तो मैं अपने आप को एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन मानूंगी कि हाँ 5 लाख से मेरा बैकअप है, 5 लाख तो मुझे मिलेंगे, इंटरेस्ट मुझे उसके ऊपर मिलता जा रहा है, मेरी एसेट्स इंक्रीजिंग हो रही है ना, तो समझ पा रहे हैं। तो मेरी जो मतलब इन्वेस्टर्स को पता होता है व्हेन दे विल गेट द देयर प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल बैक आपको कब मिलने वाली है, राइट, जिससे आपको आपकी जो फिनेंस की आप इजीली प्लान कर सकते हो। इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। इरिडीमेबल, जब हम ये कहे कि भाई कंपनी जितने टाइम तक चलेगी उतने टाइम तक कंपनी आपका पैसा यूज करेगी, आपको वापस तक नहीं देने वाली, ओके तभी तो यहाँ पे इसको ये बोला गया है परपेचुअल डिवेंचर्स है, डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट, उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। द इश्यूअर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसने पैसा जो पैसा यूज कर रहे हैं ना, इसकी जो कंपनी है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हाँ जी आपकी पेमेंट करनी है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी है, क्यों, क्योंकि भाई आप तो इरिडीमेबल हो, आपकी कोई लाइफ टाइम मैच्योरिटी डेट ही नहीं है, हम तो आपका पैसा जब तक करेंगे जब तक कंपनी चलती रहेगी, ऐसा ही होता है, राइट। नॉन मैच्योरिटी डेट परपेचुअल इंटरेस्ट होता है, हाँ इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा परंतु प्रिंसिपल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की नेचर के जो डिवेंचर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं हो सकते, ठीक है। कभी सोचे कि यहाँ इरिडीमेबल में करवा लो और फिर उसको मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं, नहीं हो सकते। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, वेयर द ओनरशिप इज रिकॉर्डेड, जहां पर आपकी जो मालिकाना हक है वो रिकॉर्ड किया जाता है बाय द इश्यूअर और द रजिस्ट्रार, मींस की जो कंपनी है जो आरओसी द्वारा आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है कि हाँ जी आपका शेयर रजिस्टर्ड शेयर डिबेंचर्स है, शेयर नहीं सॉरी फॉर जहां जहां मैं अगर गलती से शेयर बोल दूं प्लीज उसको डिबेंचर्स कंसीडर कर लेना, ठीक है, ठीक है।
इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर द मेड डायरेक्टली। अब ये भी बात है, एक बात क्या थी कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, कहाँ दिया था भाई एग्जांपल, अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई, हाँ यहाँ थी। अगर मैंने कहा कि अगर जो आपके जो मान लीजिए कोई डेबिट कार्ड या मैं कहूँ क्रेडिट कार्ड पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से आता है, आपसे स्पीड पोस्ट होके आता है, ठीक है, तो वहां के जो अफसर है ना, वहां के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो डेबिट कार्ड उसी पर्सन को देंगे जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होगा। पता है इस बात को, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे पिन मनी साथ में होती है, क्या पता किसी और के हाथ में चला जाए तो क्या होगा, उसके बैंक का अमाउंट निकलवा सकते हैं, नहीं निकलवा सकता। तो यहाँ पे इसी तरीके के कुछ एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट उसी पर्सन को मिलेगा जिसका उस रजिस्टर्ड उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, डायरेक्टली कहाँ जाएगी, रजिस्टर्ड ओनर के पास जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। पर बियरर डिबेंचर्स के अंदर क्या होगा कि जो आपका रजिस्टर्ड अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किसी के पास भी चला जा सकता है जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, गाड़ी हमने क्या करवाने दी, वॉशिंग करवाने के लिए दी थी, और वो हमारे पास ठीक होके कोई भी लेकर आ सकता है उसके अंदर। यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं होती, इंटरेस्ट की पेमेंट उसके पास होगी जिसके पास वो सर्टिफिकेट होने वाला है। सिक्योरिटी क्या है, रिस्क ही है, क्योंकि क्या पता भाई गलती से किसी की गिर जाए डॉक्यूमेंट, है ना, वो गाड़ी को लेके चला जाए, उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट थे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ट्रांसफर हम इजिली कर सकते हैं ओनरशिप को, बट ऊपर इसके जस्ट अपोजिट है कि इंटरेस्ट की पेमेंट होती तो है, बट हाँ रजिस्टर्ड ओनर को ही होगी, किसी और ओनर को नहीं होने वाले। सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर है, अगर कुछ गुम हो जाता है तो आप ओनरशिप को इजिली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, ओके जी। ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप को, बट आपको जरूरी है कि आपको अपडेटिंग करवानी पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंटेशन फिल आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, ओके जी, बिल्कुल इजी था कॉन्सेप्ट, ओके। देन नेक्स्ट उसके आगे बात करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, क्या कि देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा ना फर्स्ट पार्ट भी दो पार्ट में, दो वीडियोस में आएगा बेटे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है, ये आज अभी हमारा हो चुका है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट भी, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या फर्क है, क्योंकि बॉन्ड को भी हम एज अ डिबेंचर की तरह ही ट्रीट करते हैं, फर्क है बट फिर भी इसमें। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है, शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया भाई, होल्डर्स, होल्डर में डिफरेंस क्या है। मेथड ऑफ द इशूइंग डिबेंचर्स, मेथड क्या है कि हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, और प्रोहिबिटेशंस ऑन द इशू ऑफ द डिबेंचर्स विद द वोटिंग राइट क्या है। देन आगे बाद हम उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलो फिर फटाफट कर लेते हैं। देखो जो बॉन्ड होते हैं ना, वो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, इसमें मेन बात यही है, ये ज्यादा सिक्योर भी होते हैं, और जो चीजें ज्यादा सिक्योर होती है ना, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, वो कम भी मिलता है। ये देखो मैंने आपको यहाँ समझाया था, कहाँ गया, मैंने आपको यहाँ समझाया, जिन चीजों में जो रिस्क जो अगर कम होगा ना, वहां पर आपका रिटर्न भी क्या होने वाला है बच्चों, कम होने वाला है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होता है। ये आपको पता है, रिस्क और रिटर्न एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, है ना। तो होते सारे की सारे सेम फीचर डिवेंचर्स की तरह ही है बॉन्ड के, बट यहाँ पर इशू करने वाली कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती, इसको इशू करने वाले गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू होते हैं, ठीक है। बॉन्ड मतलब कि एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट, और उसके बदले में आपको एक रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और ये ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि जो अब देखो सारी, जैसे हम इलेक्शंस में हमारे लीडर को चुनते हैं, इसी वो गवर्नमेंट ही होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सिक्योरिटी इशू करती है वो ज्यादा सिक्योर होती है, और जो भी चीजें ज्यादा सिक्योर होती है, जिनमें कोई रिस्क नहीं होता, उनके ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी क्या होती है, कम होती है। बस इसमें यही फर्क है। देखो क्या लिखा है, बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वेयर द इन्वेस्टर्स लैंड द मनी टू द कंपनी। इन्वेस्टर्स जो होते हैं लैंड करते हैं, इसकी पैसा देते हैं उधार उस कंपनी को, उस गवर्नमेंट कंपनी को, जो कि एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और इन रिटर्न में जो बोरोवर होता है वो पे करता है, मींस कि यहाँ पर ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, इसे हम क्या कहेंगे, लेंडर कहेंगे। जो पैसा देता है यूज करने के लिए उसे लेंडर कहते हैं, जो पैसा लेता है उसे हम क्या कहते हैं, बोरोवर कहते हैं। ये इसको इंटरेस्ट पे करेगा,
एक रेगुलर इंटरवल पे, एंड रीपे करेगा अमाउंट को एक मैच्योरिटी के डेट के बाद। मीन्स कि जब डेट आ जाएगी ना 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो यहाँ पर ये इसको पेमेंट भी करेगा। बट डिबेंचर्स क्या होते हैं, इशूड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, बट ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। इसलिए मैंने बोला था जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो बहुत कम कंपनीज होती है जो एज अ सिक्योर डिबेंचर इशू करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं भाई, शेयर एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है। शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्या आपको ये स्लाइड याद है? अगर याद है तो प्लीज बढ़िया, सॉरी अच्छी बात है, अगर नहीं याद है इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, या फिर मैं कहूँगी छोटी सी सजेशन है ये, कि प्लीज जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल इन डेप्थ में डिस्कस किया था। अभी हम फटाफट इसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए जो शेयर्स होते हैं ना, देखो दो, पहले मैं फिर भी थोड़ा बता देती हूँ, शेयर्स जो होते हैं और जो डिबेंचर्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या है, आपके फंड को रेज करने के साधन है या नहीं है? वैसे और भी साधन है, बट हम अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आपके एक्सटर्नल सोर्सेज है, और ये दोनों के दोनों आपके लॉन्ग टर्म के सोर्सेज है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शेयर्स होते हैं ना बच्चे, जो भी लोग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मिलता क्या है, डिविडेंड मिलता है। बट जो डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या मिलता है, कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है। मैम ऐसा क्यों है, दे तो लोग ही रहे हैं ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि कंपनी शेयर को क्या ट्रीट करती है, अपनी कैपिटल ट्रीट करती है, और डिवेंचर्स वालों को अपना एज अ क्रेडिटर ट्रीट करती है। कंपनी कहती है कि हमने तो भाई इन्वेस्टर से लोन लिया है, और जब भी चीजों को जब हम लोन लेते हैं तो वो जिनको हमें पैसा देना है वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स, और इसको हम फिर लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, नहीं करते, करते हैं। और जो क्रेडिटर्स होते हैं तो उनकी एक मैच्योरिटी डेट भी होती है, इनको हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं, बट शेयर वालों को शेयर होल्डर्स कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। अच्छा जी, तो यही तो है डिफरेंस मेन। देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं बच्चों, वो कंपनी के ऑनर होते हैं। देखो ये लाइन याद है, a share represent the unit of the ownership in a company giving a shareholder a right to portion of the company profit and assets। कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की ऑनरशिप में भागीदारी लेते हैं, है ना, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब देखो सभी लोगों को ये हिस्सेदारी मिल गई है शेयर की, और उसके बदले में ये कंपनी को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, और कंपनी विद रिस्पेक्ट उनको क्या देगी, डिविडेंड देगी। क्या देगी, डिविडेंड देगी, है ना। तो यहाँ पे यही है, ये तो रिप्रेजेंट होते हैं भाई ओनर के नाम से, बट यहाँ पे तो इनको तो लोन ट्रीट किया जाएगा। लोन दैट मीन्स कंपनी के क्रेडिटर्स कहा जाएगा, और जिसके ऊपर हमें क्या पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, और वो भी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है। ध्यान से देखो ये वाली लाइन, कि जब मैंने बोला था कि ये प्रोसेस होती है जहां पर सबसे पहले सेल होती है, देन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट होता है। सबसे पहले जो पेमेंट है डिवेंचर्स और बैंक के लोन वालों की जाती है, कि हाँ जी इनके ऊपर मेरा क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बनेगा। सबसे पहले इनकी पेमेंट करो, फिर हम टैक्स की पेमेंट करेंगे, फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की करेंगे, देन आखिरी में अगर पैसा बचा तो इक्विटी वालों का है, अदरवाइज इक्विटी वालों को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ द होल्डर्स क्या है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑनर होते हैं। रिटर्न कैसा होता है, इनका रिटर्न डिविडेंड में होता है, बट इनका रिटर्न फिक्स इंटरेस्ट होता है। और ये कब मिलता है, द कंपनी मेक अ प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट करे बनाएगी। बट यहाँ पे तो हमेशा देना ही देना पड़ेगा, प्रॉफिट है या लॉस है कुछ भी है, इंटरवेंचर वालों को तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। वोटिंग राइट के बारे में बात की जाए, वोटिंग राइट के बारे में बात की जाए, मैंने बताया था डिवेंचर वालों को वोटिंग राइट कब मिलता है, जब उनके रेगुलर पेमेंट ना हो, बताई थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पर इनकम ऑन द एसेट्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर यही बातें तो की गई है, क्या कि जो डिवेंचर्स होते हैं ना बच्चों, उनको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बट शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये रिस्की होते हैं, क्योंकि इनको ये देखो ये तब तक बैठे रहेंगे आराम से जब तक सबकी पेमेंट नहीं हो जाती। अब ऐसे तो भैया ये भी हो सकता है कि यहाँ तक पैसा बचे ही ना, हो सकता है नहीं हो सकता, तो कंपनी कहती है कि भाई तुम इतना सारा रिस्क ले रहे हो कि क्या पता प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उस चीज की भी वेट कर रहे हो, तो हम क्या करने वाले हैं, आपको हम वोटिंग राइट देते हैं कि कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करना हो,
तो आप उस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहते ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि रीपेमेंट, रीपेमेंट किसकी होती है, मैच्योरिटी डेट किसकी होती है, मैच्योरिटी डेट तो मैम इनकी होती है, रीपेड एट अ मैच्योरिटी होती है या नहीं होती है। बट यहाँ पे किसी भी तरह का रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक कंपनी चलेगी तब तक इनका पैसा कंपनी यूज करती रहेगी। क्या हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर की फीचर डिस्कस की थी कि परमानेंट यूज ऑफ द फंड्स। हाँ जी। कोलेट्रल के बारे में बात की जाए, यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं होती, बट यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करती है कंपनी ने किस तरीके के डिवेंचर इशू किए हैं, सिक्योर्ड किए हैं या फिर अनसिक्योर्ड किए हैं। कन्वर्टेबल के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कन्वर्ट करने का मौका नहीं दिया जाता, ठीक है, बट यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस कौन से डिवेंचर को छोड़ के, इररिडीमेबल डिवेंचर्स को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर एंड डिवेंचर्स में फर्क यही है। अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क है, तो यहाँ पे यही आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलती है, ऑनरशिप मिलती है, राइट, और इनको क्या मिलती है, इनको तो क्रेडिटर ही माना जाता है ना। इनके पैसे को तो ये माना जाता है कि भाई हमने तो लोन लिया है, लेंड द मनी टू द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी को पैसा उधार में देते हैं, बट ये तो कंपनी में एज अ पैसा देने के बाद हिस्सेदारी लेते हैं, ओन अ पार्ट ऑफ द कंपनी। इनका स्टेटस क्या होता है, कंपनी में किस नाम से जाने जाते हैं डिवेंचर होल्डर, भाई क्रेडिटर के नाम से जाने जाते हैं। ये तो भाई ऑनर होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिविडेंड मिलता है और इनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। मैं क्या ओके मैम, अगर देखो ये ऑनर है तो कंपनी के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे, इनको वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा, बट यहाँ तो कोई वोटिंग राइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। रिस्क लेवल किसका है, रिस्क लेवल किसका है, सबसे ज्यादा इसका है कि पैसे बचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे लो रिस्क, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट किसकी होती है, यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड होता है, मैच्योर्ड होते हैं ये, ठीक है, एक मैच्योरिटी डेट होती है, बट यहाँ पे कोई रिपेमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि जब तक कंपनी चलेगी तब तक यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा। सिक्योरिटी की अगर हमारे बात की जाए, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, ये अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पोजीशन इन द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी क्या हो रही है, बंद की जा रही है, खत्म की जा रही है, तो यहाँ पर पेड किया जाएगा सबसे पहले डिवेंचर वालों को होते हैं। अगर बैंक का लोन लिया हो तो बैंक के लोन को भी हम पहले पेमेंट करेंगे, बिफोर द शेयर होल्डर इफ देयर इज अ कंपनी शट डाउन। अगर कंपनी बंद हो रही है तो उनको सबसे पहले डिवेंचर वालों को देंगे, आखिरी में आके सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है। ये देखो लास्ट में है नहीं है, तो तभी तो बोला था मैंने, लास्ट लेक्चर का पूरा बेस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेवंथ टॉपिक, जो कि मेरे पास क्या है, मेथड ऑफ इश्यू ऑफ द डिवेंचर्स। कि जब हम डिवेंचर्स को जब हम इशू करते हैं ना, क्या हम ऐसे ही इशू कर देते हैं, क्या किसी की परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं हो। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हम डिवेंचर्स को इशू कैसे करेंगे, इशू करने से पहले हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्हीं को मेथड्स बोला गया। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, रेजोल्यूशन पास करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मीन्स कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना आपस में पहले क्या करेंगे, एक मीटिंग बिठाएंगे और उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन होगी कि हाँ जी हमें डिवेंचर्स इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर हाँ कर दी तो फिर हम जितने भी बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए कंपनी के अंदर ना आपके 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, छोटा सा एग्जांपल है जो कि आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले तो यही डिसाइड करेंगे कि हाँ जी अपनी मीटिंग होने वाली है, इस एजेंडे पे मीटिंग होने वाली है। कहते अच्छा चलो वही सेम एग्जांपल लूंगी जो मैंने अभी तक लास्ट लेक्चर से मैं समझाती आ रही हूँ। 5th ऑफ डेट को हम क्या करने वाले हैं, मीटिंग रखी है हमने, ठीक है, और इस तारीख को हम मीटिंग रखी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हाँ जी एक क्या हमें डिवेंचर्स के थ्रू हमें पैसा रेज करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये अपनी अपनी राय रखेंगे। राय रखना दैट मीन्स अपने अपने सलाह देंगे और अपना पक्ष बताएंगे कि हाँ जी एक कहेंगे कि नहीं कुछ कह सकते हैं भाई ना। तो ये होता है रेजोल्यूशन पास करना। रेजोल्यूशन पास करना दैट मीन्स वोटिंग करना, कितने व्यक्ति इस चीज के लिए एग्री है और कितने व्यक्ति उस चीज के लिए एग्री नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये फिर डिसाइड करेंगे, इन्होंने कहा कि ठीक है हमें कर लेना चाहिए डिवेंचर्स इशू, जिसके थ्रू हमें पैसा मिलेगा और इवन इसके ऊपर रिस्क भी कम है, राइट।
डिबेंचर्स होल्डर्स का, तो लोग जल्दी से जल्दी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें क्या फायदा है भाई, हमें टैक्स का फायदा है कि हमें टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा। कहते ठीक है। देन उसके बाद फिर एक और डेट डिसाइड की जाएगी जिसके अंदर हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स है ना उनसे भी हमें क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अप्रूवल लेंगे कि हाँ जी हम पैसा रेज कर रहे हैं, यहाँ से रेज करेंगे। रीजन पता है इनसे क्यों लेनी पड़ रही है, रीजन पता है क्यों लेनी पड़ रही है। अब देखो शेयर होल्डर्स ये दोनों है और डिवेंचर्स इसके ऊपर है। अब वही अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा डिवेंचर इशू कर दिए, उनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट के तौर पर बाहर चला गया तो भाई इनके लिए बचेगा क्या। इसीलिए भी हम क्या करते हैं, इनके से परमिशन लेते हैं। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देन उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने डिवेंचर्स शेयर होल्डर से भी परमिशन ले ली है। इनसे परमिशन लेने के बाद फिर मैं एक कमेटी सेट करूंगी और देन फाइनली मैं पब्लिकली ऑफर कर देंगे कि इस कंपनी का XYZ कंपनी के डिवेंचर सामने आ रहे हैं, तो जो जो इन्वेस्टर्स इसके लिए इंटरेस्टेड है वो पैसा अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे। तो सबसे पहले देखो रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स, भाई डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन होगा, दैट मींस उनकी एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने वाले हैं, रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, सलाह मशवरा करके अपना आगे डिसीजन दे देंगे। फिर ये क्या करने वाले हैं, अप्रूवल लेने वाले हैं शेयर होल्डर से। भाई एक जनरल मीटिंग अब बुलाई जाएगी और उसके अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास आउट किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है, कितने भाई व्यक्ति किसके लिए सहमत है, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, उन चीजों को हम रेक्टिफाई करेंगे। देन फिर एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें अपॉइंट किए जाएंगे, अपॉइंटिंग की जाएगी कमेटी की, और उसमें ये मैनेजिंग किया जाएंगे कितने इशू करने हैं, मीन्स की उनकी पर एक डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है, मीन्स की डिबेंचर एक कमेटी बिठाएंगे। भाई कमेटी क्यों बिठाई इनके लिए, जैसे कि अब मैं देखो किसी चीज को मैं नई कमेटी बना रही हूँ, नया डिपार्टमेंट बना रही हूँ, उसके लिए कोई मेंबर तो अपॉइंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, सारे मसले को कौन संभाले, ये व्यक्ति संभाले या नहीं संभाले, संभालने के लिए तो हमें उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने शेयर को इशू किया था, अब शेयर के ऊपर जितने लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मुझे बैंक को अपॉइंट किया, मैंने शेड्यूल बैंकिंग को अपॉइंट किया, मैंने एक कमेटी अपॉइंट की जो इन सब चीजों के रिगार्डिंग काम करने वाली है। तो सेम इस तरीके से भाई मैं डिवेंचर्स के लिए भी एक कमेटी बनाऊंगी और उस कमेटी में हैंडल किया जाएगा द प्रोसेस ऑफ द इशूइंग डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स इशू होकर आएंगे उसके रिगार्डिंग जो हमें पैसा मिलेगा और हम लोगों को डिवेंचर्स देंगे, तो ये जो प्रोसेस चलने वाली है उसके लिए हमने कमेटी बनाई। देन फाइनली पब्लिकली हमने इसको अनाउंस कर दिया कि आ जाओ इन्वेस्टर्स जो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो हम कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइज किया, इनवाइट किया पब्लिक को, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर्स हो सकता है जो इन डिवेंचर्स को खरीद ले। ठीक है, बट अब ये देखो पब्लिकली अनाउंस करने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है बच्चों, क्या करना पड़ता है, क्या प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जब भी कभी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करेगी तो उसे जरूरी है कि उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी इस पैसे को रेज कर रही है, कहाँ यूज करेगी, कितना डिविडेंड देगी, पिछले साल तक कितना दिया है, आगे क्या इसकी ग्रोथ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन, इसकी हर चीज बच्चों, हर चीज प्रोस्पेक्टस में होती है। तो जो लीगल कंप्लायंसेस है वो चेकआउट किए जाएंगे। फिलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार दैट मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इश्यूइंग करेंगे इन्वेस्टर्स को कि मींस की एप्लीकेशन जितनी आई है डिवेंचर्स के ऊपर उनको हम चेकआउट करेंगे कि भाई ज्यादा तो नहीं आ गई, कम तो नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैंने तो 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, अब 10,000 के 10,000 भी सब्सक्राइब हो सकते हैं भाई, है ना, 10,000 से कम भी हो सकते हैं भाई, 9,000 हो जाए, और 10,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 18 मान लीजिए 18,000 से डिवेंचर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो हम क्या करने वाले, ये जो एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद फिर उसी के हिसाब से हम चीजों को अलॉट भी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है कंपनी, 10,000। तो जितने पे ज्यादा आए उनको वापस कर देगी, उन्हें रिफंड कर देगी, जिनसे कम आए हैं तो उन्हीं से काम चलाएगी, और जितना मिला है उसी से काम चलाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन इन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स जो आपका सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भी आपको ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ जी पब्लिकली हमने क्या किया है, हम क्या करने जा रहे हैं, डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं, तो ये नोटिस, ये लो एप्लीकेशन लो, स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करवा दी है।
ठीक है। और जिनको जो भी पर्सन हमारे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड होगा, मान लीजिए ये सारे के सारे जो पर्सन है, ये सारे के सारे इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता है? तो ये सर्टिफिकेट में हर चीज लिखी होती है जो भी इनको चाहिए है, क्योंकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स ना हो, किसी भी तरह की गलती ना हो। समझ में आया? सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर्स किस लिए है? एक ऑनरशिप प्रूफ है कि हाँ जी डिबेंचर्स का मैं ओनर हूँ, इसके विद रिस्पेक्ट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और उसको मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने वाली हूँ, रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। एंड डिस्क्रिप्शंस क्या होगा? चार्ज टू द रजिस्टर। अगर सिक्योर्ड है तो उनकी जो भी एसेट्स उन्होंने मॉर्गेज रखी है उनको संभाल के रखना पड़ेगा कंपनी वाले। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सबसे पहले जो मेन टॉप डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, देन उसके बाद वो शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे, देन उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, जहां से पैसा आएगा, डिबेंचर से पैसा आएगा तो उस पैसे को संभालने के लिए, उनसे लेन देन जितनी भी हो रही है उन चीजों को हैंडल करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद हम पब्लिकली ऑफर कर देंगे कि हाँ जी पैसा आ जाओ, हम आपको पैसा हम आपको शेयर डिबेंचर्स देंगे हमारी कंपनी का। और इसके रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी सबमिट करना पड़ेगा, सेबी के पास भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग रेक्टिफाई किया कि हाँ जी कितनी एप्लीकेशन आई है, उसी के हिसाब से फिर हम अलॉटमेंट देने वाले हैं। देन हम क्या करने वाले हैं, एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी। वो सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा और साथ ही साथ रिकॉर्ड किया जाएगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। आसान सा था, बिल्कुल इजी था। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्या हम वोटिंग करके डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशंस ऑन द इशू ऑफ द डिबेंचर विद द वोटिंग राइट। ये कह रहे हैं कि क्यों, मतलब कि मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हम वोटिंग करके डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं? कहते नहीं, रोका हुआ है, प्रोहिबिटेड है। कहते ऐसा क्यों है भाई? भाई इतनी देर से मैं यही तो समझा रही हूँ कि डिबेंचर्स ओनर नहीं होते, ओनर को ही वोटिंग राइट दिया जाता है, कंपनी के इंटरनल मेंबर नहीं होते ये, इनको आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, इनको क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। इनके द्वारा जितना भी पैसा आता है कंपनी के पास उनको क्या कहा जाता है, भाई इन्होंने तो मुझे लोन दिया है। इस वजह से हम कभी भी डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स होल्डर इज अ क्रेडिटर नॉट अ ओनर। इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कंपनी के ओनर ही क्या ले सकते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्ट ले सकते हैं। जिन्होंने पैसा लेंड किया है मनी को, वो तो एज अ क्रेडिटर ही होते हैं, उनको उनके विद रिस्पेक्ट इंटरेस्ट मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। वोटिंग राइट किसे मिलता था बताओ जल्दी? जिनको पैसे बहुत कम मिलते थे। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट नहीं होता, पता हो तो तुम्हें? जनरली अगर देखा जाए नॉर्मल केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट इक्विटी वालों को होता है। क्यों? क्योंकि भाई रिस्क ले रहे हैं कि पैसा बचा तो उनको पैसे डिविडेंड मिलेगा, पैसा बचा तो उनकी कैपिटल का पैसा मिलेगा, अदरवाइज तो पैसा मिलेगा ही नहीं उनको। क्या ऐसा सिनारियो इनके पास है? भाई इनको तो एक तो फिक्स रेट पे मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, प्रॉफिट हो या ना हो तब भी मिलेगा, सबसे पहले मिल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे वो कैपिटल का हो। और क्या फायदे चाहिए? ये वोटिंग राइट उसको दिया जाता है जो कंपनी के अंदर सबसे लाखरी में बैठा है। ठीक है, समझ में आया? पारी पासु जो क्लासेस है डिबेंचर्स के अंदर, पता है इसमें क्या है? कुछ नहीं कह रहा भाई, ये कह रहा है कि जो भी आपकी जब कंपनी बाउंड अप होती है ना, जब कंपनी खत्म होती है या फिर कंपनी को पेमेंट करने का टाइम आता है तो कंपनी कहती है भाई इक्वल प्रोपोर्शन में कर दो। ठीक है, क्योंकि पारी पासु का मतलब यही है कि इक्वल फुटिंग करना, मींस कि एक सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। It means all the debentures holders are treated the equally when the companies repay the debt. जब कंपनी रीपे कर रही है ना उनके डेट्स को, उन सबको इक्वली ट्रीट कर दो। इक्वली ट्रीट करने का मतलब क्या है? सबको एक जैसा इंटरेस्ट दे दो, सबको एक जैसे तरीके से कैपिटल प्रमोट करो। ठीक है, इसका मेन रीजन ये रहने वाला है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं होने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये था आपका कॉन्सेप्ट, हो गया खत्म। आप इसको रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ये देखो स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट भी हमारा अब फिलहाल हो गया है।
अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर। भाई डिवेंचर्स के अंदर जो ट्रस्ट डीड होती है, इवन ट्रस्ट कमेटी होती है, और उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो क्या होता है। अगर इन केस डिवेंचर्स को पैसा ना मिले, कंपनी को जो पैसा देना था डिवेंचर को नहीं मिला, तो उनके पास क्या राइट है कि वो अपने पैसा निकलवा सके कंपनी में से। तो उनके पास काफी सारे राइट है, देखते हैं आगे। तो ये कहते हैं कि जो डिवेंचर्स के अंदर विद ट्रस्ट डीड का मतलब पता है क्या है। ये ट्रस्ट डीड ना तभी आती है जब हमारे जो डिवेंचर्स है ना वो क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। अब आपको ये पता है बच्चों सिक्योर्ड क्या होते हैं। आई थिंक सभी बच्चे पीछे से चलते आ रहे हैं, सभी रेगुलर, मतलब कोई स्किप नहीं किया होगा कोई भी पार्ट, राइट। तो यहाँ पे सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं बच्चे, चलो मैं फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर जब कोई बैंक से आप लोन लेना जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं ना कि हाँ जी आपको पैसा तो मिल जाएगा बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके लिए आपको इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट तय हुआ 5%। अब ये बताओ कि लोन किसने लिया है, हमने लिया है, बैंक ने हमें दिया है। तो बैंक के पास पूरा राइट है कि आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करे कि आप उसके पैसे का यूज कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने इस पैसे को जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सिक्योर करे कि इन केस तुम लोग पैसे ना दे पाए तो भाई बैंक तुम्हें कहाँ ढूंढता हुआ फिरेगा, है ना। बैंक तुम्हें कहाँ ढूंढेगा कि तुम कहाँ चले गए, क्या पता भाई तुम्हारी डेथ हो जाए, उसके बाद तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के, भाई हमें हमारी तो कैपेबिलिटी है ही नहीं। भाई बैंक तो इस तरीके से काफी सारे केस हो जाएंगे इसके, और डूब जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, बैंक पर्सन को कहता है कि भाई मैं तुम्हें लोन देने के लिए एग्री हूं, चाहे तुम कितना ही लोन लो, डजेंट मैटर, बट हाँ 50 करोड़ से 50 लाख से तक की लिमिट है, आपको नॉर्मल बैंक से मिल जाता है, अदरवाइज आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। आई थिंक ये अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कंफर्म कर लेना अभी फिलहाल कितनी है, ठीक है। मुझे आई थिंक 50 ही है, बाकी चेंज हुआ मुझे नहीं पता इतना, ठीक है, वो बाद में बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पर्सन ये कहते हैं ठीक है आपको क्या चाहिए, कहते मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे मैं उस पर्टिकुलर चीज को बेच कर मैं उस पैसे को वापस ले आऊंगा। कहते क्या चाहिए, जो तुम्हारे पास हो। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो एक फैक्ट्री है, या फिर ऐसे कह सकता है कि भाई मेरे पास तो गोल्ड है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, बट उस जो जितना लोन लिया ना उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। इसकी 5 लाख का लोन लिया है तो 5,50,000 रुपए होने चाहिए कम से कम उस पर्टिकुलर चीज की आइटम। कहते ठीक है, इतनी तो मेरे पास ये क्या है, वैल्यू है। उसने कहा ये लो। 2 साल के बाद ये कहते हैं कि लो भाई बैंक, तुम्हारे 5 लाख इंटरेस्ट में तुम्हें रेगुलर देता रहा था, है ना, और अब मैं ऐसे करो जो मैंने तुम्हें एज ए सिक्योरिटी दिया था वो मुझे वापस दे दो। कहते थैंक यू, अब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, कोई मुझे डर नहीं है। ये तो सिंपल केस हुआ। इन केस अगर तुम इसकी डेथ हो जाती है या फिर ये भाग जाता है, ये पैसे देने के लिए कैपेबल नहीं है, बैंक कहते तुम गए ना, फोन उठा रहे ना, तुम्हारे घर पे कोई है, तो बैंक ने क्या किया, इनको इंटीमेशन दिया, 1 महीने तक वेट किया, देन उसके बाद क्या किया, इसकी जो भी इसके पास सामान आया था उसको उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और उससे पैसे जो जनरेट हुए थे उससे अपना लोन को कवर किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। सेम इस तरीके से अब देखो यहां पर आ जाती है कंपनी। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने पैसे रेज किए हैं, इन्वेस्टर से पैसे रेज किए हैं। अब इन्वेस्टर को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना कि कंपनी हमारा पैसा वापस दे देगी भाई। तो इस सिनारियो में यहाँ पर कंपनी क्या करती है, ये फैक्ट्री हो गई, कोई भी मशीनरी हो गई है, किसी भी तरह का इक्विपमेंट है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, इनको एज ए सिक्योर करवा देती है, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देती है। जैसे कि यहाँ जो भी पैसा अरेंज करेगा ना उसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कंपनी अरेंज करिए, इसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को। कहते ठीक है, अगर कंपनी कैपेबल नहीं हुई तो क्या करने वाली है, वो इसको सेल आउट करके अपना पैसा, वही बात है, रिसीव कर लेगी, राइट। तो यहाँ पर बीच में एक डीड बन जाती है कि ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्टी डीड होती है, जो उस एक मैं ये बोल सकती हूँ कमेटी होती है जो इनके बीच में एक एज अ मिडिल मैन की तरह काम करती है। ठीक है, ये बताती है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट में हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना ये आपको हेल्प करेगी आपका पैसा कवर करवाने के लिए। इस तरह की एक डीड बनती है। डीड कुछ नहीं है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक विश्वास का पात्र है जो कि डिवेंचर्स के साथ होता है, डिवेंचर्स होल्डर्स के साथ होता है।
इट मीन्स द कंपनी इशू द सिक्योर्ड डिबेंचर, ये देखो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में होती है, इट क्रिएट अ ट्रस्ट डीड टू द प्रोटेक्ट द डिबेंचर होल्डर, कि डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, कि जो कंपनी ने पैसा अरेंज किया था वो कंपनी नहीं दे पा रही, तो जो सिक्योर्ड आइटम्स है उनको सिक्योर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको सेल आउट करने में ये मदद करती है। ठीक है, ये एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जहां पर कंपनी और ट्रस्टी मींस की थर्ड पार्टी है, वो क्या करती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बीच में कोई भी हो सकता है, जो कि आपके और आपकी कंपनी के बीच में एक एज अ मीडिएटर काम करती है, लिंक बिठाती है, और इसके ये हेल्प करता है इस पर्सन को पैसे वापस दिलाने में। व्हाई इज ट्रस्ट डीड इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है भाई? सबसे पहली बात तो प्रोटेक्शन होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन होती है नहीं होती है? होती है। डिफाइन करती है सिक्योरिटी डील को, डिटेल्स को, डिटेल्स दैट मींस कि जितना भी आपने जो भी एसेट्स आपने मेंशन की थी वो प्रॉपर सिक्योर है या नहीं है। ये तो नहीं है कि कंपनी ने उसको सेल कर दिया, या ये तो नहीं है किसी और के पास चली गई है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है तो वो उसके प्रति आवाज उठा सकता है। ठीक है, कौन? थर्ड पार्टी। लीगल प्रोटेक्शन क्या है? लीगल प्रोटेक्शन इन द सेंस की मींस की ट्रस्टी कैन टेक अ एक्शन टू द रिकवर द अमाउंट। ट्रस्टी एडवेंचर होल्डर के बेसिस पे क्या लेने वाला है? एक्शन लेना है। एग्जांपल के तौर पर देखो कि एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है और उसने 50 करोड़ रुपए अरेंज किए थे विद द हेल्प ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, और इसके अंदर जो बीच में जो ट्रस्टी का काम करने वाला एसबीआई बैंक है। ठीक है, और इस कंपनी ने क्या किया था, अपनी जो फैक्ट्री है और अपनी जो लैंड है उसे एज अ सिक्योर रखा था कि हाँ जी 50 करोड़ रुपए मैं तुमसे ले रहा हूं, तो अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तुम ये प्रॉपर्टी सेल आउट करके पैसे ले लेना। कहते अच्छा, एबीसी लिमिटेड क्या होगी, फेल होगी पेमेंट करने में कि हाँ जी मैं आपकी पेमेंट कर पाऊं 50 लाख करोड़ रुपए, तो ट्रस्टी क्या करेगा, वो सेल कर देगा उन एसेट्स को, मींस की एसबीआई उन एसेट्स को सेल आउट करेगा, वो कुछ एक फीस अपनी चार्ज करेगा बीच में एज ए मीडियोकर होने के कारण, और बाकी का पैसा उसको वापिस दे देगा। समझ में आया? अब इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है, मींस की कंटेंट क्या होता है, बीच का जो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। देखो अब आपको क्या नजर आ रहा है, कंपनी कौन है वो बताएगी, कौन से एसेट्स है जो एज सिक्योर रखी वो भी आएगी। ठीक है, डिबेंचर्स कितने शेयर के लिए किया था वो भी आएगा, कितने पैसे इसको देने थे क्या पता, कभी काफी सारे डिबेंचर्स हो ऐसे, किसको कितना देना है वो सारे आएंगे, कौन ट्रस्टी है वो भी आएगा, इवन उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, ये सारी चीजें आएंगी। हर एक पर्सन की मतलब कि कहते हैं कि पूरा ब्यौरा आने वाला है। तो टाइटल ऑफ द ट्रस्ट डीड क्या है, मींस की जो ऑफिशियल नेम है कंपनी का, और ट्रस्ट डीड क्या है वो बताई जाएगी। डिटेल ऑफ द इश्यूअर, इश्यूअर दैट मींस जो आपकी कंपनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इशूइंग द डिबेंचर, जो डिबेंचर इशू करने वाली कंपनी है उसका हर डिटेल होगा जैसे प्रोस्पेक्टस में होता था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का भी डिस्क्रिप्शन होगा कि हाँ जी कितनी डिबेंचर्स आपने लिए, डिबेंचर होल्ड करने वाले की नेम क्या है। ठीक है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, ये सारी इस तरीके से। फिर आपका देखो पहले इशू करने वाले को, फिर डिबेंचर्स के ऊपर पैसा लगाने वाले को, फिर ट्रस्ट डीड वाले को सारी ड्यूटी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था, रीपेमेंट की टर्म कितनी थी, कि हाँ टाइमलाइन कितनी है भाई, कब आपको पैसा वापस मिलने वाला है। राइट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर का राइट क्या है, मींस कि इस व्यक्ति का, यहाँ पर जो ये व्यक्ति हैं डिबेंचर होल्डर्स, इनका क्या क्या राइट है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। कि अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी की एसेट्स को सेल आउट कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हो, और गवर्निंग लॉज को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत थी? कुछ नहीं था, ट्रस्ट डीड एम ही परेशान हो रहे थे तुम लोग। ठीक है, अच्छा जी, रेमेडीज अवेलेबल टू द डिबेंचर्स होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए रेमेडीज क्या क्या है मैम? रेमेडीज का मतलब क्या है? अरे भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जैसे तुम्हारा था कि मैम चैप्टर समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन आ गया है, वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, नोट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से डिबेंचर्स होल्डर्स को भी एक सॉल्यूशन चाहिए। मैम कैसा सॉल्यूशन? अब देखो भाई, कई बार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर्स भी होते हैं, है ना। अब देखो सिक्योर्ड तो बिल्कुल परफेक्ट है, उनको तो पैसा मिल जाएगा उन कंपनी के एसेट से, बट जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनको कहां से पैसा मिलेगा अगर कंपनी डिफॉल्ट में चली गई तो, या फिर कंपनी दे ही नहीं रही है, मुकर जाती है पैसे देने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर उनके पास काफी सारे सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ देखो कि डिबेंचर्स होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं।
इफ द कंपनी फेल टू पे द इंटरेस्ट डज नॉट पे द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर उसने इंटरेस्ट भी नहीं दिया और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया, दोनों नहीं दिए, तो उसका सोल्यूशन लेने के लिए जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, कैसे बियर करेगा, इसके ऊपर हमारे पास लीगल एक्शन होता है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम रेमेडीज कहते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जो डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, जो पर्सन है जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया हुआ था, वो कोर्ट में जाएंगे और उसके प्रति केस दर्ज करेंगे और कंपनी को बोलेंगे, कोर्ट फिर क्या करेगा, उनको एक लीगल नोटिस भेजेगा कि या तो तुम इनका पैसा वापस दे दो, ठीक है, इन डिवेंचर्स होल्डर का पैसा वापस दे दो, या तुम्हारी जो कंपनी है उसको बंद कर दो। आया समझ में? ये कर सकते हैं। सेल ऑफ द सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन सिक्योर्ड था उसकी प्रॉपर्टी से, जैसे अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किया, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी थी उसे हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे और उससे आएगा मनी, मनी से हम क्या करेंगे, अपनी रिकवरी। सिंपल। इफ द डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड द ट्रस्टी कैन बी सेल द प्लेज्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, मनी, बिल्डिंग जो भी है, और उससे मनी को रिकवर कर लेंगे। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत आसान सा। अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का मतलब क्या है कि ये एक लीगल अथॉरिटी होती है, ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जो कि हेल्प करेगा डिवेंचर को कि हाँ जी कंपनी से पैसा कैसे निकलवाया जाए, वो आपको सोल्यूशन देगा, जो कुछ ना कुछ आपको कार्रवाई करके देगा ही देगा। समझ में आ रहा है कि अ रिसीवर इज अ लीगल पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड द ट्रस्टी टू टेक द कंट्रोल ऑफ द कंपनीज सिक्योर्ड एसेट्स। ठीक है, द रिसीव मैनेज द रिसीवर मैनेज एंड सेल द एसेट्स। रिसीवर क्या करेगा, मीन्स की जो पर्सन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, वो इनकेस चलो कंपनी कंटिन्यूस लेवल पे चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट वे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसका भी काम करेगा कि हाँ आपकी जो एसेट्स जो आपको एज अ सिक्योर किया गया था ना, उसके ऊपर निगरानी रखे कि कहीं कंपनी बेच ना दे। ठीक है, द रिसीवर मैनेज एंड द सेल द एसेट्स टू रिपे द डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रीपे करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि कंपनी वाइंड अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अच्छा, जो मैंने आपको ऊपर बताया, या तो आप इसका पैसा वापस दे दो या अपनी कंपनी बंद कर दी। अब पैसा वापस दे दे तो कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, अगर नहीं दिया तो कंपनी को लीगली नोटिस आएगा, आस्क द कोर्ट टू क्लोज द कंपनी इफ इट इज अनेबल टू रिपे द डेट। अरे भाई, जब तुम जिनसे तुमने पैसा लिया था तुम उनको पैसे देने में ही इनकेपेबल हो, तो तुम कैसी कंपनी चला रहे हो? कोर्ट ने सवाल पूछा। अगर तुम पैसा दे देते तो तुम्हारी कंपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी, अगर अदरवाइज करो भाई बंद तुम्हारी कंपनी को। एसेट्स को बेचो तुम्हारी कंपनी को, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एसेट्स को बेच के पैसा आएगा, लायबिलिटी को पे करो, लायबिलिटी ही यही है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में तो आते हैं क्रेडिटर्स, या नहीं आते? वहीं आते, सो सिंपल। नेक्स्ट है फॉर से क्लोजर ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे पता है क्या कह रहा है, इफ द कंपनी फेल टू पे द ट्रस्टी और द डिवेंचर्स होल्डर कैन टेक अ फुल्ली ओनरशिप ऑफ द सिक्योर्ड प्रॉपर्टी। क्या आपको ये पॉइंट याद है कि अगर ये जो बीच का जो ट्रस्टी है, या तो इनको सेल कर सकता है, या तो इनको क्या कर सकता है, बेच सकता है, या फिर इनके ऊपर खुद की ही ओनरशिप लेकर आ सकते हैं ये डिवेंचर होल्डर्स। मैम ऐसे कैसे? भाई सेल करके देना मतलब कि उनको पैसों की ही जरूरत थी, पैसे ही चाहिए थे। अब उन्होंने कहा कि भाई रेगुलर पेमेंट, एक मतलब एक हिसाब किताब वाला काम देखे, तो उनको ये यही कहेंगे ना कि भाई तुम्हें रेगुलर पेमेंट करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो हम आपकी जो भी एसेट्स है उसके ऊपर हमारा अधिकार जमा लेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। कहते सेल करने की बजाय हमने सोचा चलो उसके ऊपर ओनरशिप कर दे, हम अपना खुद का ही बिजनेस शुरू कर दे। तो यहाँ पे यही मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, फेल हो जाती है कोई कंपनी पे करने के लिए, तो डिवेंचर्स हैं, ये जो ट्रस्टी है, होल्डर्स कैन बी टेक द फुल ऑनरशिप ले लेगा उस सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर, ना कि बेचेगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग द गुड्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हाँ हर बार बेचना ही मतलब बढ़िया ऑप्शन होगा, उसके ऊपर ऑनरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट फिनिश हो गया, जहां पर हमने डिस्कस किया था, अरे कहाँ गया, जहां पर हमारा एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये भी हमने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रेमेडीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार डीड के ऊपर भी है, 4 नंबर में, यहाँ से ना मतलब डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है,
सो चलो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है फिनिश, सॉरी चैप्टर खत्म हो जाता है। और देन उसके बाद हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर्स। देन उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम, देन उसके बाद मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। आगे हमारे कंप्लीट सिलेबस करने वाले, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंपनी लॉ की बैक टू बैक सभी वीडियोस आ रही हैं। इवन कंपनी लॉ के साथ साथ इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, सभी की वीडियोस आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ जी, नोट्स ओके बता रही हूँ, रुको सही। नोट्स अगर आपको अगर आप इन चैप्टर के नोट्स लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना। आपको एक लिटिल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में दे देना, उनको मैं डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स करूंगी विद इन 24 आवर्स, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।